ये क्लास लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी थर्मल मैनेजमेंट. टॉपिक इज रिसोर्स मैनेजमेंट इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. So for four type of resources, you have to study the management concept: power, thermal, memory and battery. ठीक है. फर्स्ट थर्मल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे हम. थर्मल मैनेजमेंट क्या है? सिंपल, टू कंट्रोल द और टू मिनिमाइज द हीट जनरेटेड बाय मोबाइल डिवाइसेस. और क्यों किया जाता है मैनेजमेंट, थर्मल मैनेजमेंट? व्हाई? To improve the reliability of a system and also to prevent it from premature failure. ठीक है. थर्मल मैनेजमेंट कैसे होती है? टू टाइप्स आपको बताई थी. एक्टिव टाइप यानी कि एक्टिव कूलिंग जिसको बोलते हैं, या फिर पैसिव कूलिंग. एक्टिव या पैसिव कूलिंग दोनों टाइप से होती है, बट फॉर मोबाइल डिवाइसेस जो आपकी कूलिंग होती है वो पैसिव कूलिंग होती है. क्यों क्यों ऐसा होता है? बताया था आपको लास्ट टाइम. एक्टिव कूलिंग का क्या होता है कंपोनेंट, कैसे की जाती है एक्टिव कूलिंग? या तो हम डिवाइसेस के साथ फैंस ऐड कर दें या फिर ब्लोवर्स ऐड कर दें. फैंस या ब्लोवर्स का जहां यूज होता है वो एक्टिव कूलिंग का पार्ट होता है. ठीक है. बट फॉर मोबाइल डिवाइसेस दीज आर नॉट प्रेफरेबल. क्यों? व्हाई? ड्यू टू देयर साइज. क्योंकि ये साइज इनका लार्ज होता है. फैन जो है वो फोन में तो नहीं लगा सकते ड्यू टू देयर लार्ज साइज. ठीक है. देयर मोर पावर कंजम्पशन. जो आपका एक्टिव कूलिंग कंपोनेंट्स होते हैं उसमें पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होती है. ठीक है. इसके अलावा ये कॉस्टली भी होते हैं. एंड ऑल्सो दीज टाइप ऑफ डिवाइसेस क्रिएट नॉइज. आपको पता है, आप जैसे ही सिस्टम ऑन करते हो, कॉलेज में भी डेस्कटॉप, तो फैन है जैसे ही वो ऑन होता है तो वो नॉइज करता है. ठीक है. तो ड्यू टू दीज फोर ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस, एक्टिव कूलिंग जो होती है दैट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर द मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है. एक्टिव कूलिंग क्या है? सिंपल, जहाँ पे फैंस या ब्लोवर्स का यूज हो रहा है इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे. क्यों? ये होती है एक्टिव कूलिंग लेकिन मोबाइल डिवाइसेस पे नहीं होती. क्यों? क्योंकि इनका साइज ज्यादा होता है, पावर कंजप्शन भी ज्यादा होती है, कॉस्ट भी लगती है इनकी, और इनमें नॉइस भी ज्यादा होती है. ठीक है. तो कौन सी कूलिंग जो होती है यूज होती है आपकी मोबाइल डिवाइसेस में? पैसिव कूलिंग. पैसिव कूलिंग कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स. पैसिव कूलिंग अप्लाई करने के लिए ये कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है विद द मोबाइल डिवाइसेस. क्या है? हीट सिंक, हीट स्प्रेडर और हीट पाइप्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्यों प्रेफर किया जाता है? ये जो इसके डिसएडवांटेज है, अपोजिट टू दैट इसके आपके एडवांटेजेस हैं. क्या? कि इनका जो साइज है वो भी लार्ज नहीं होता है, और मेन इनका एडवांटेज होता है लेस पावर कंजम्पशन. ठीक है. और यहाँ पे नॉइस भी क्रिएट नहीं होती है. जो पैसिव कूलिंग कंपोनेंट्स होते हैं, दे डू नॉट क्रिएट नॉइस. नो नॉइस, नो फेलियर means these types of components are reliable, स्मॉल साइज. ठीक है. सो ये जो मैंने अभी इनके फीचर्स लिखे हैं दोनों के, ये एमसीक्यू एग्जाम में आपको पता होना चाहिए. ठीक है. मेन तो इसमें यही है कि जो पावर कंजम्पशन होती है वो किस में ज्यादा होती है? वो एक्टिव में ज्यादा होती है और नॉइस भी ज्यादा होती है. पैसिव कूलिंग में पावर कंजम्पशन कम होती है और नॉइस भी कम होती है. और मेनली जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस होती है वो कैसी होती है? वो स्मॉल साइज की, पोर्टेबल होती है. तो दैट्स वाई उनमें लार्ज कंपोनेंट्स को हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, तो इसलिए उसमें स्मॉल साइज कंपोनेंट्स की ही रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट सिंक. हीट सिंक क्या होता है, क्या काम करता है? इन तीनों के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए फॉर योर एमसीक्यू एग्जाम. हीट सिंक. हीट सिंक क्या है? सिंपल, एक मेटल होता है दैट इज नोन एज अ कंडक्टिव मेटल एंड इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर. ठीक है. हीट सिंक जो है यहाँ पे क्या है? सिंपल एक मेटल है जो कि एल्यूमिनियम का हो सकता है या फिर कॉपर का हो सकता है. इसका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है? This is a device. Here, this is heat sink.
ठीक है, डायग्राम जो है इससे आपको पता लग रहा होगा हीट सिंक का काम। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट सिंक क्या है, अभी पता है, इट इज अ मेटल और इट इज आल्सो नोन एज अ हीट एक्सचेंजर। इसका अगर दूसरे नाम से आता है ये हीट एक्सचेंजर, तो मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं, हीट सिंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हीट सिंक किससे मिलके बना है, मतलब किससे बनता है, वो मेटल है या तो एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर से। सेकेंडली इसका फंक्शन क्या है, सिंपल है, इट ट्रांसफर्स द हीट फ्रॉम अ डिवाइस, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस की। तो उसमें जितनी भी हीट जनरेट होती है, हीट सिंक क्या करता है, उस हीट को एक्सट्रैक्ट करता है उस डिवाइस से और उसको ट्रांसफर कर देता है टू द आउटसाइड सरफेस। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो हीट सिंक के पहले एक्सट्रैक्ट करेगा हीट इस डिवाइस की, उसके बाद सिंपली उस हीट को बाहर की तरफ वो एक्सट्रैक्ट फेंक देगा, मतलब ट्रांसमिट कर देगा। और फिर वो हॉट एयर जो होगी सिंपली जो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एयर है, उसके साथ में मिक्स्ड हो जाएगी। दैट इज द हीट सिंक, सिंपल। ठीक है, तो फॉर एमसीक्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्या है, मेटल है, एल्यूमिनियम और कॉपर। सेकेंडली फंक्शन क्या है, जस्ट ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ डिवाइस टू द सरफेस ऑफ दैट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट हीट स्प्रेडर। हीट स्प्रेडर भी सेम आपका मेटल है, फ्लैट प्लेट मेटल, और इट कैन बी ऑल्सो ऑफ दिस एल्यूमिनियम और कॉपर, दोनों सेम ही है। बट हीट स्प्रेडर जो है इसका काम क्या है, जैसे स्प्रेडर नाम से ही स्प्रेडर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी जो हीट है डिवाइस की उससे उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद उसको वो स्प्रेड कर देगा। कहाँ स्प्रेड करेगा, तो देखो सेम फर्स्ट कंपोनेंट, जो फर्स्ट आपका ये है रेक्टेंगुलर बॉक्स, इट शोज द डिवाइस और द कंपोनेंट। दिस इज heat spreader. This is a secondary component that is known as secondary heat exchanger. Same heat transfer. Then this heat spreader will send or transfer this heat to the secondary heat exchanger. Then this secondary heat exchanger transfer this heat to the outside surface, which then mixed with the natural air. ठीक है, तो इसमें और उसमें एक ही डिफरेंस है बस, हीट स्प्रेडर और हीट सिंक में। हीट सिंक क्या कर रहा है, डायरेक्टली हीट ले रहा है और उस हीट को क्या कर रहा है, सिंपली खुद ही वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में ट्रांसमिट कर रहा है। हीट स्प्रेडर जो है वो डायरेक्टली बाहर सरफेस पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हीट ट्रांसफर तो सेम प्रोसेस से किया, कंडक्शन से उस डिवाइस से, बट उस हीट को उसने सरफेस पे ना सेंड करके एक और सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है उसको ट्रांसमिट किया। उसके बाद वो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर जो है उस हीट को सिंपली उसके सरफेस पे बाहर, यानी कि बाहर की तरफ डिवाइस के वो ट्रांसफर कर देता है, जो कि वो फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, बाकी दोनों क्या है, मेटल के हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर, दोनों ही हीट ट्रांसफर करते हैं। हीट सिंक डायरेक्टली सरफेस पे कर देता है और हीट स्प्रेडर फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर को देता है, उसके बाद वो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर उसको बाहर की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, लास्ट इज द हीट पाइप। हीट पाइप सिंपल, जैसे पाइप्स होती है, पाइप की हमें पता है भाई के काम, जैसे आपका वाटर ट्रैवल करता है पाइप से उसकी जाती है, ऐसे ही एयर भी आपकी
ट्रेवल करती है विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप। लेकिन इसका वर्क क्या होता है? ठीक है, ये जो एरियाज है मैंने रेड में जो मैंने शो किया है, दीज आर द मोर क्रिटिकल एरियाज वेयर हीट इज जनरेटेड। दिस इज रेड में मोर क्रिटिकल एरियाज, एंड जो येलो में है यहाँ पे, दीज आर लेस क्रिटिकल ठीक है। अब हीट पाइप का क्या वर्क है? सिंपल, हीट पाइप इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम दिस मोर क्रिटिकल एरिया टू द लेस क्रिटिकल एरियाज, यानी कि वो हीट को बाहर तो ट्रांसफर नहीं कर पा रही है पूरा सरफेस पे आउटसाइड, बट वो उस हीट को क्या कर रही है? सिंपली मोर क्रिटिकल एरिया से लेस क्रिटिकल एरियाज में ट्रांसफर कर देती है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ हीट पाइप। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी है व्हाट इज दिस? थर्मल मैनेजमेंट। सिंपल है। थर्मल मैनेजमेंट है क्या? सिंपल, हीट जनरेट जो हो रही है डिवाइसेस की उसको कंट्रोल करना, कम करना। क्यों करना है? ताकि सिस्टम फेल ना हो। कैसे करना है? एक्टिव या पैसिव दो होते हैं यहाँ पे टाइप्स। एक्टिव कूलिंग मोबाइल डिवाइसेस में यूज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है उनका साइज ज्यादा होता है, वो नॉइस भी करते हैं और पावर कंजम्पशन भी ज्यादा है। पैसिव कूलिंग क्यों यूज की जाती है? क्योंकि वहां पे जो आपका कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो स्मॉल साइज के हैं, पावर कंजम्पशन उनकी कम होती है, फेल भी नहीं होता है सिस्टम, और रिलायबल रहते हैं, और नॉइस भी नहीं होती है उसमें मेन। ठीक है, उसके बाद कैसे होती है पैसिव कूलिंग? अभी 3 कंपोनेंट्स अभी बताया मैंने आपको, हीट सिंक, हीट स्प्रेडर या हीट पाइप। हीट सिंक जो होता है आपका सिंपल है, डायरेक्टली वो डिवाइस से हीट एक्सट्रैक्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। आफ्टर दैट वो उस हीट को आउटसाइड द सरफेस ट्रांसफर कर देता है। हीट स्प्रेडर आपको पता है वो भी सेम कंडक्शन के थ्रू ही डिवाइस से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद उसको पहले एक सेकेंडरी एक्सचेंजर को देता है, उसके बाद वो सेकेंडरी एक्सचेंजर उसको आउटसाइड सरफेस पे ट्रांसफर कर देता है। लास्ट हीट पाइप्स है वो सरफेस पे ट्रांसफर नहीं करता है, बट वो हीट को जो कि मोर क्रिटिकल एरियाज में होती है उससे एक्सट्रैक्ट करके उसको लेस क्रिटिकल एरियाज पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी थर्मल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखो पावर मैनेजमेंट। सिंपल है पावर मैनेजमेंट भी। पावर मैनेजमेंट मतलब क्या है? थर्मल मैनेजमेंट मतलब हीट को कंट्रोल करना, पावर मैनेजमेंट मतलब पावर कंट्रोल करना। मतलब कि सिंपल जो डिवाइसेस पावर कंज्यूम कर रही हैं, तो पावर मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो पावर कंजम्पशन हो किसी भी डिवाइस के लिए वो कम हो, कम से कम हो, क्योंकि जितनी पावर कंजम्पशन कम होगी एक डिवाइस की, मोबाइल डिवाइस की, उतना ज्यादा ही वो वर्क करेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है जो ये आपकी मोबाइल डिवाइसेस होती है बैटरी से चलती है, इनमें बैटरी होती है, बैटरी की अपनी एक लिमिटेड पावर है, लिमिटेड एनर्जी होती है उसमें। 100% आपने चार्ज किया, उसके बाद वो और चार्ज नहीं होती है, उतना ही जितना आप 100% का यूसेज आप कर सकते हो उतने आप करते हो उसको। ठीक है, तो मोटिव क्या होता है आपके मोबाइल डेवलपर्स का कि वो उसको, उस डिवाइस को एक पावर कंजम्पशन स्टेट में रखे, सिस्टम की जो पावर है, डिवाइस की पावर है, वो अननेसेसरी कंज्यूम ना हो। ठीक है, तो पावर मैनेजमेंट क्या है? सिंपल, the process of minimizing the power consumption by mobile devices with expected system performance। यानी कि अगर हम पावर कंजम्पशन कम करने का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं किस पे? मोबाइल डिवाइसेस पे, तो जो आउटपुट है उसकी परफॉर्मेंस जो है उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जितनी आउटपुट हमने एक्सपेक्ट की है किसी भी मोबाइल डिवाइस की, उतना ही आउटपुट के साथ हमें पावर कंजम्पशन उसमें देनी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कैसे की जाती है पावर मैनेजमेंट?
First of all, this is a process of minimizing power consumption in a mobile device with expected system performance. क्यों की जाती है, क्या रिक्वायरमेंट है? पावर मैनेजमेंट की। अभी मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट बताई है कि जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनकी लिमिटेड बैटरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज डिवाइसेस हैव लिमिटेड बैटरी एनर्जी। ठीक है, एनी अदर रिक्वायरमेंट फॉर दिस पावर मैनेजमेंट? देखो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है पावर मैनेजमेंट की, कि हमारी डिवाइसेस की एनर्जी जो रहती है, बैटरी जो रहती है, वो लिमिटेड होती है। सेकेंडली, आपका जो मोबाइल डेवलपर्स होते हैं उनका क्या एम होता है कि जो डिवाइस है वो जितनी ज्यादा पावर सेव करे उतना ही उसके लिए बेटर है। सो डिवाइस शुड सेव पावर एज मच एज पॉसिबल। थर्ड, अब आपको ये पता है, आप सभी फोन यूज करते हो, कितनी बैटरी आपकी यूज हो गई है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप ऊपर यहाँ पे सिंबल होता है बैटरी का, वहां से आप चेक कर सकते हो कि कितना आपका बैटरी यूज हो गया, कितना रह गया, कितना आप वर्क उसमें कर सकते हो। सो ये सब कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस पावर मैनेजमेंट कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो कीप यूजर इन्फॉर्म्ड। Informed of energy consumption state। ठीक है, एंड लास्ट इज, लास्ट क्या है, जैसे आपका बैटरी जो है वो बिल्कुल ऑफ होने वाली होती है तो आपको उस टाइम पे मैसेज मिल जाता है, चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर अपना मोबाइल को यूज कर रहे हैं, मैसेज मिलता है ना कि चार्जिंग आपकी लो है, बैटरी लो है, आप उसको प्लग इन करो। ठीक है, सो डिवाइस शुड टेक एक्शंस। ये सब क्या है? ये सब ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोबाइल से पूरा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। क्योंकि अगर यूजर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी उसकी कितनी बैटरी रह गई है या कब उसका सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो कैसे वो उसको एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो डिवाइस शुड टेक एक्शंस बिफोर बैटरी टू गेट एम्प्टी। क्या एक्शंस होते हैं वो हमें पता है, वो लो पावर मोड में डाल देता है उसको, आपके इसको मोबाइल डिवाइसेस को, और हमें मैसेज मिल जाता है और हम उसको चार्ज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस पावर मैनेजमेंट। बैटरी एनर्जी लिमिटेड, सेकेंडली डिवाइस शुड सेव पावर एज मच एज पॉसिबल, थर्ड सिस्टम जो है आपका वो एनर्जी कंजप्शन स्टेट की इंफॉर्मेशन जो है यूजर को बताता रहे, and for this device should take actions automatically before this battery to get empty. ठीक है, now how does this power management takes place? So for this power management also there are two types, जैसे thermal management की active cooling and passive cooling, like same for power management there are two types of power management, इसको हम बोलते हैं static power management and second is the डायनामिक। अब स्टैटिक एंड डायनामिक कितने बार हम पढ़ चुके हैं, स्टैटिक और डायनामिक वर्ड्स में ही डिफरेंस क्या होता है, तो सेम यहाँ पे आपका स्टैटिक पावर मैनेजमेंट एंड डायनामिक पावर मैनेजमेंट। ठीक है, स्टैटिक पावर मैनेजमेंट क्या है? स्टैटिक पावर मैनेजमेंट है उस टाइम की मैनेजमेंट जब आपका सिस्टम आइडल स्टेट में है। आइडल स्टेट मतलब आपका सिस्टम जो है, मोबाइल जो है सपोज चार्ज है, बट आपने उसको क्या किया, फ्यूचर के लिए चार्ज किया, अभी आप करंटली उसको यूज नहीं कर रहे हैं। करंटली अगर कोई यूजर उसको यूज नहीं कर रहा है तो वो किस स्टेट में होता है? आइडल स्टेट में होता है।
तो आपका मोबाइल डेवलपर्स का क्या एम होता है कि जब भी आपका डिवाइस यूज में नहीं है, यूजर्स उसको यूज नहीं कर रहे, वो एक आइडल स्टेट में है, तो उसकी पावर एफिशिएंट स्टेट रहे। पावर एफिशिएंट स्टेट मतलब क्या है कि जो उसकी पावर है वो कंज्यूम ना हो अपने आप ही, वो उसमें सेव रहे। ठीक है, और वो कैसे होता है उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट। जो आपका SLM है, ये आपका MCQ में आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म व्हाट इज दिस SLM? SLM stands for static leakage management. And what is this? Simple, it is a process of managing power in a mobile devices at a static mode. ठीक है, स्टैटिक मोड में ये अप्लाई होता है, स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है, सिस्टम जब कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही है, यानी कि यूजर जब कोई भी काम नहीं कर रहा है उस सिस्टम पे, तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली एक लो पावर मोड में चला जाए, दैट इज स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट। जैसे ही वो लो पावर मोड में जाएगा तो उसकी जो पावर है वो कंज्यूम नहीं होगी। जितना आपका चार्जिंग है उतनी की चार्जिंग आपको मिलेगी, वो तो आपको पता भी अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम स्टैटिक लीकेज मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें वो सिंपली लो पावर मोड में आपका सिस्टम चला जाता है। ठीक है, मेन क्या है यहाँ पे, जो स्टैटिक पावर मैनेजमेंट होती है वो कब होती है? डिजाइन टाइम पे। ठीक है, डिजाइन टाइम पे स्टैटिक पावर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज द डायनामिक पावर मैनेजमेंट, जो इससे बिल्कुल अपोजिट है। डायनामिक मतलब सिस्टम जब रन टाइम पे हो, और सिस्टम रन टाइम पे कब होगा? जब यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, यानी कि उस पर कोई वर्क करे, यानी कि आप अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हो, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, या अपना कुछ नोट स्टडी कर रहे हो। नोट स्टडी में तो इतना नहीं होगा पावर, वीडियो वगैरह देख रहे हो तो उस टाइम पे आपकी ज्यादा पावर लगेगी। तो डायनामिक पावर मैनेजमेंट मतलब जब यूजर्स जो है वो उस डिवाइस को यूज कर रहे हैं, सिस्टम जो है वो रन टाइम पे है। सो is done at the runtime. Static power management done at the design time for MCQ exam. Dynamic power management has done at the runtime. ठीक है, तो रन टाइम में यहाँ पे मतलब क्या है, सिंपल। इसमें क्या होता है आपका, जब यूजर्स उस डिवाइस को ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं एट दैट टाइम, एंड सेकेंड जब यूजर्स उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, व्हेन द डिवाइस the device is serving workload for the users, or simply when the users are working on a device. ठीक है, जब आपकी डायनामिक होती है मैनेजमेंट। अब ये डायनामिक पावर मैनेजमेंट कैसे होती है, इसकी भी 2 टाइप्स है। स्टैटिक में कोई टाइप नहीं है, फर्दर डायनामिक के टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द प्रिडिक्टिव स्कीम, फर्स्ट इज नोन एज प्रिडिक्टिव स्कीम। And second is known as stochastic optimal control scheme. ठीक है, MCQ में जितने भी टाइप्स होते हैं, फर्दर सब टाइप्स होते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे प्रिडिक्टिव स्कीम है आपके, ये किसकी है, किसकी कैटेगरी है? ये डायनामिक पावर मैनेजमेंट का पार्ट है, स्टैटिक में कोई नहीं है। स्टोकेस्टिक और प्रिडिक्टिव दोनों डायनामिक की है। ठीक है, फर्स्ट इज द प्रिडिक्टिव स्कीम, नेम ही है इसका प्रिडिक्टिव स्कीम। इट मींस यू हैव टू प्रिडिक्ट समथिंग, सिस्टम हैव टू प्रिडिक्ट समथिंग। क्या प्रिडिक्टिव स्कीम में क्या होगा, क्या प्रिडिक्ट करना है? इसमें क्या होता है, सिंपल, एक सिस्टम जो है आपके मोबाइल डिवाइस जो है वो यूजर का बिहेवियर प्रिडिक्ट करती है, फ्यूचर में उसका मतलब कितना यूसेज होगा उस डिवाइस का, कैसे? बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ यूजर्स पैटर्न। यानी कि एक डिवाइस, जैसे आपको नहीं पता है, वर्क कर रहे हो आप उस पर, तो वो डिवाइस को इतनी नॉलेज होती है कि एक यूजर जो है, पर्टिकुलर यूजर, उसका कितना यूज कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, दैट ऑब्जर्वेशन, सिंपल आपका ये जो सिस्टम है, मोबाइल डिवाइस है, ऑटोमेटिकली उस यूजर के यूज के अकॉर्डिंग ही उसकी पावर स्टेट चेंज कर देती है। वो प्रिडिक्टिव स्कीम होती है। ठीक है, प्रिडिक्टिव स्कीम सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विद दिस 3 स्टेप्स ओनली।
simple device study the past uses of device by users. After that, analysis of this uses behavior, and after that, based on this analysis, simple device predict the future behavior of users. ठीक है, and change, or you can also write here set the power state of device according. ठीक है, ये स्टेप्स तीनों मेंशन है जो नोट्स आपको भेजे थे उसमें. तो सिंपल आपके प्रेडिक्टिव स्कीम में 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट, स्टडी द पास्ट यूसेज, कितना हो रहा है यूजर का, उसके बाद उसकी एनालिसिस करना फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए, और लास्ट क्या है उसमें प्रेडिक्ट किया फ्यूचर बिहेवियर, यानी कि फ्यूचर में यूजर उसकी कितना यूज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर उसकी पावर स्टेट को सेट करना. ये प्रेडिक्टिव स्कीम होती है. नेक्स्ट इज द स्टोकेस्टिक ऑप्टिमल कंट्रोल स्कीम. ये फुल फॉर्म बताना चाहिए, एसओसी. एसओसी में स्टोकेस्टिक ऑप्टिमल कंट्रोल स्कीम. उसके बाद ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंपल है. ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग तो आपको पता होगा. ऑप्टिमाइजेशन आपने यूज किया होगा, एडा पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा वो कॉन्सेप्ट ऑप्टिमाइजेशन का. इसमें क्या होता है, फॉर अ प्रॉब्लम, आपको पता है ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या करता है. अगर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है. ठीक है, सो ऑप्टिमाइजेशन क्या प्रोसेस है कि उन सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन आपकी उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, जो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, उसको फिर उस प्रॉब्लम पे अप्लाई किया जाता है. ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. यानी कि आउट ऑफ मेनी सॉल्यूशन आपने एक सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर दिया. ऑप्टिमाइज कर दिया मतलब जो कि उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है और जो आपको बेटर रिजल्ट देगी आउट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस. तो वही यहाँ पे स्टोकेस्टिक ऑप्टिमल स्कीम करती है. ठीक है, इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की जाती है. जैसे प्रिडिक्टिव बिहेवियर में क्या था, सिंपल यूजर का पास्ट बिहेवियर क्या था उसको चेक किया, बेस्ड ऑन दैट पावर स्टेट को चेंज कर दिया. अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोकेस्टिक में भी सिंपल डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की जाती है. सपोज दिस इज द ऑब्जर्वेशन 1. ऑब्जर्वेशन किस चीज की है, भी सिंपल बिहेवियर की है यूजर की एट मल्टीपल इंस्टेंट ऑफ टाइम, कैसे कैसे उसको यूज कर रहा है, सिंपल. एंड बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी अ, इन स्टोकेस्टिक स्कीम देयर विल बी अ डिसीजन मेकर. जहां पर भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है या फिर जहां पर भी आपकी एक प्रॉब्लम की मल्टीपल सॉल्यूशंस होती है, तो उसमें से एक सेलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डिसीजन मेकर, जो कि इन तीनों में से बेस्ट जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा उसको सेलेक्ट करेगा और उसको फिर सिस्टम पे जस्ट उस ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट को अप्लाई कर देगा. अप्लाई रिजल्ट ऑन दिस मोबाइल डिवाइसेस. अब ये कैसे, इसमें कैसे होगा मोबाइल डिवाइसेस में, मोबाइल डिवाइसेस में पता है बैटरी होती है. ठीक है, तो ये क्या करता है, जो बैटरी के सेल्स होते हैं उसको डिस्चार्जिंग स्टेट में रखता है. ठीक है, दिस स्कीम कीप्स द सेल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस इन अ डिस्चार्जिंग स्टेट, एंड देन इस डिसीजन मेकिंग के बाद, यानी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन से हमको क्या रिजल्ट मिला और कौन सा बेस्ट है उस सिस्टम के लिए, बेस्ट किस केस में कि किस वाले रिजल्ट में हमको पावर कंजम्पशन जो है वो मिल रही है, लेस पावर कंज्यूम हो रही है. तो वो रिजल्ट सिंपली उस पे उनमें से जो भी आपके सेल्स जैसे डिस्चार्ज किए थे, तो बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट वो फिर उन सेल्स को चार्ज करता है. ठीक है, ये सब हमें नहीं पता, जैसे ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उस टाइम पे सब करते हैं मोबाइल डेवलपर्स, बट स्कीम क्या होती है, ये दो स्कीम यूज होती है. स्टोकेस्टिक में क्या है, सिंपल देयर विल बी मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन जो भी बेस्ट रिजल्ट देती है उस रिजल्ट को अप्लाई किया जाता है टू द सेल्स ऑफ द बैटरी फॉर चार्जिंग. बिफोर दैट जो बैटरी के सेल्स रहते हैं वो डिस्चार्जिंग स्टेट में ही रहते हैं.
ठीक है, ये स्टोकेस्टिक स्कीम होती है। एंड दिस इज प्रिडिक्टिव, ये तो सिंपल ही है, जस्ट पास्ट बिहेवियर यूजर कितना यूज कर रहा है उसको, उसकी एनालिसिस की, उसके बाद फ्यूचर में उसकी स्टेट प्रिडिक्ट की और उसी के अकॉर्डिंग उसकी पावर स्टेट को सेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी थी पावर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट सिंपल, ये पढ़ चुके हो आप, पहले ओएस में पढ़ा होगा आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग और कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेस, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। क्या आपका मेमोरी जो है कब प्रोसेस को एलोकेट करनी है, कब डी एलोकेट करनी है, या फिर प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस को कितना मेमोरी जो है वो एलोकेटेड है, किसको मेमोरी, कौन सी मेमोरी एलोकेटेड है, तो ये सब किस में आता है? आपका मेमोरी मैनेजमेंट में। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है उसके साथ अवेलेबल होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेन हमें बात करनी होती है किसकी? मेन मेमोरी की या फिर प्राइमरी मेमोरी की, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम्स को जब भी एग्जीक्यूट करना है उसको कहाँ लोड किया जाता है? मेन मेमोरी में। ठीक है, सो हेयर memory management is simple, the process of controlling the allocation and deallocation of memory to the processor and also keep track of the memory record of processes. ठीक है, now here we have two types of memory, we know primary and the secondary memory. और आपको पता है CPU जो होता है हमारा, that is not directly connected with the secondary memory. So this is the CPU, this is the secondary and this is the primary memory. प्राइमरी मेमोरी का अपना एक ब्लॉक्स है, कैपेसिटी होती है इसकी, कितना इसमें आ सकते हैं प्रोसेसेस, सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। बाय डिफॉल्ट जब हम इनपुट करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं सिस्टम में, तो वो इनपुट कहाँ जाती है? सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑल द डेटा जो हम इनपुट करते हैं अपना कंप्यूटर में वो उसकी सेकेंडरी स्टोरेज पे जाता है। दिस इज अ प्राइमरी मेमोरी और इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और दिस इज अ CPU. This is directly connected with this main memory CPU, but CPU is not directly connected with this secondary. This main memory यानी कि जो primary memory, it is directly connected with the secondary storage. ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे हमें कोई इनपुट दिया हमने प्रोग्राम्स, तो अभी तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहे हैं? सारे सेव हो रहे हैं जाके उसकी सेकेंडरी स्टोरेज में। जैसे 3 प्रोग्राम्स है P1 P2 P3, अब इनको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, इनकी रन करना है। तो रन करने के लिए CPU डायरेक्टली तो इसको यहाँ से नहीं ले सकता, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है इसके साथ। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, अगर CPU वहां से उसको एक्सेस करेगा तो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसलिए इन प्रोग्राम्स को कहाँ लोड किया जाता है? पहले मेन मेमोरी के अंदर। तो जैसे CPU को तीनों प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने हैं तो क्या किया जाएगा? मेन मेमोरी के अंदर इन प्रोग्राम्स को लोड किया जाएगा, P1 P2 P3, अगर स्पेस होगा तो। अगर स्पेस नहीं होता तो हमें पता क्या करना होता है? स्वैपिंग। स्वैपिंग में क्या होता है अभी पता है आपको, कि जो प्रोसेस मेन मेमोरी में है और जिसका भी यूसेज यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको कहाँ डाल दिया जाता है? सेकेंडरी में। और सेकेंडरी से जिसको भी करंटली हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। तो मेन जो होती है आपकी 3 टाइप से रहती है मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक आपने पढ़ा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और कैश मेमोरी में क्या होता है? वो डेटा होता है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तो CPU से कैश भी डायरेक्टली कनेक्ट होती है। CPU is directly connected with this cache memory also. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइम उसका सेव करने के लिए CPU के साथ में क्या डायरेक्टली ऐड किया जाता है? कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से जस्ट प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है प्राइमरी में या फिर कैश में फॉर देयर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए स्वैपिंग कब की जाती है? जब हमको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जो कि प्राइमरी में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो प्राइमरी में से सिंपली वो प्रोग्राम जो करंटली अभी यूज नहीं हो रहा है उसको सेकेंडरी में डाल दिया जाएगा और सेकेंडरी से एक प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है जब भी हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कैश मेमोरी 3 टाइप से मेमोरी है। कैश फास्टेस्ट अभी बताया आपको, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम कंसिडर करती है, एंड CPU इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेकेंडरी बट डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्राइमरी एंड द कैश मेमोरी।
अब ना आपने एक टर्म पढ़ा होगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है आपका, यानी कि प्रोग्राम्स को सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लोड करना, फिर वो मेन मेमोरी में जो भी प्रोग्राम होता है सीपीयू फिर उसकी एग्जीक्यूशन करती है, उसके लिए आपको पता है हमें मैपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो मैपिंग क्या होती है आपकी, उसके लिए आपको पता होगा लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, उनकी मैपिंग की जाती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस, और ये मैपिंग कौन करती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इट प्रोवाइड द मैपिंग बिटवीन द लॉजिकल एंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, और ये लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम्स है वो